नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, क्लास 10th का अभी हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट लेक्चर्स। और जो 2024-25 की बैच है, मतलब कि अभी जो आपकी बैच है, इस बैच का जो नाम है वो है अद्भुत बैच। अद्भुत क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे वो इतने अद्भुत होंगे कि जैसे सम्स में करवाऊंगी वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे, जो आपसे कहूँगी आप वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे। बिकॉज हमारा टारगेट है कि हमें टॉप करना है, लिटरली इस बार टॉप करना है अपन को गुजरात बोर्ड के अंदर। और जैसे आपको पता है कि दिस इज़ द एक्सक्लूसिव चैनल ऑफ गुजरात बोर्ड इन द इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में सिखाऊंगी। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का, दैट इज़ अ रियल नंबर्स। और इसको हम 1 गो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल वाइज समझेंगे। मैं आपको बता रही हूँ हम क्या करेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज चैप्टर को डिवाइड करूँगी। ये टॉपिक सिखाया, उसके 2 एग्जाम्पल किए, फिर उसी टॉपिक के बेसिस पे एक्सरसाइज कर ली। फिर टॉपिक 2 आया, एक्सप्लेन करूंगी मैं उसके क्या अंदर है, एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या हो गया ना, टॉपिक वाइज जब चैप्टर हम करेंगे तो आपको चैप्टर टफ नहीं लगेगा, आप एक एक टॉपिक करके अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर हम इस तरीके से करेंगे। चलिए बच्चों, आज चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का हमें क्या सिखाता है। शुरू करते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहला टॉपिक जो हम रियल नंबर्स में देखने वाले हैं उसके अंदर आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है। देखो, कई बार ना ये 1 मार्क के डेफिनेशन के हिसाब से पूछा जाता है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो 1 मार्क के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, इसका स्टेटमेंट ऐसा होता है दैट एवरी composite number can be expressed as a product of powers of primes and their factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। अब सबसे पहले पॉइंट आता है, देखो समझोगे डेफिनेशन तो क्लियर हो जाएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले पॉइंट आता है कि मैम कंपोजिट नंबर क्या होता है वो बता दीजिए। देखो कोई भी नंबर, ओके, एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर जो है जो 1 से ज़्यादा होता है वो 2 कैटेगरी में आता है। एक आता है प्राइम नंबर की कैटेगरी और एक आता है कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जिनके फैक्टर एक तो 1 होगा और इटसेल्फ वो जो नंबर होगा खुद होगा, जैसे कि 5। तो 5 क्या हो जाएगा, 1 5 ज़ा 5, और तो किसी की टेबल में 5 आता है नहीं। 7 क्या हो जाएगा, 1 × 7 7। ठीक है, बात करते हैं 29, तो क्या हो जाएगा, 1 × 29 इज 29। मतलब कि वो नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, ओके, ये इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ओके, दीज आर द फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल ले लूँ लाइक 12, तो 12 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 52 की, तो 52 क्या होता है, 13 2 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52 सॉरी। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा है। प्लस देखो अभी 52 किसकी टेबल में आ सकता है, लाइक 1 की टेबल में आएगा तो 52 खुद की टेबल में आएगा, तो वो तो है ही है। उसके अलावा के जो नंबर्स हैं वो भी इनके अंदर आते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, अगर मैं और ज़्यादा शॉर्ट में इसको बोलूँ तो वो नंबर जो डिविजिबल होता है, जैसे 5 को आप डिवाइड करना चाहो तो 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, 7 को नहीं कर सकते हो। 52 को आप डिवाइड कर लोगे 2 के साथ, 13 के साथ, 4 के साथ। 12 को डिवाइड कर सकते हो 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो ये जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली दे आर द डिविजिबल नंबर्स। ठीक है, कैसे नंबर्स होते हैं, डिविजिबल होते हैं, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब डेफिनेशन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो क्या बोला है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हमें एक्सप्रेस करना होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। अब देखो जैसे 52 है, पॉइंट समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ।
बहुत सारे बच्चे लिखेंगे 13 4 ज़ा 52, बात सही है, गलत नहीं है। बट यहाँ पे अगर हमें इसको फैक्टर थ्योरम जो हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, अगर हमें उसके फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें प्रोडक्ट लिखना है। किसका लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसका लिखना है? प्राइम्स। इसको मैं 2 मिनट के लिए गायब कर देती हूँ, इसको भी मत देखो। तो क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब अभी मेरे को बताओ 4 प्राइम नंबर है? नहीं, कंपोजिट है, अभी भी डिविजिबल हो सकता है ना, ठीक है। तो 13 इंटू 4 का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। अब 13 और कटेगा और टूटेगा 13? नहीं। 2 को और कोई तोड़ सकता है? नहीं। इसको तोड़ सकता है? नहीं। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ करो, क्या है? पावर्स। जैसे 13 का कोई दूसरा नंबर है? नहीं है, पर 2 के 2 नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 2⁻²। आई बात समझ में? तो जो भी नंबर होता है उसके अगर प्राइम नंबर से ही हमें इसको फैक्टराइज करना होता है। अगर वो प्राइम नंबर रिपीट होते हैं, कितनी बार रिपीट होता है, वो उतनी बार उसका पावर लिख दोगे। सिंपल सा साधारण सा मतलब ऐसा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, चलो 36, ठीक है। तो 36 के अगर मुझे फैक्टर्स निकालने, अभी बचपन वाली बात है, अपन ऐसे करके फैक्टर्स निकालते थे बचपन में, ठीक है। 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। तो 36 क्या हुआ बेटा? 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 36 एक कंपोजिट नंबर हो गया, और जिसके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम्स। क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है स्टेप में देखो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हाँ भाई, ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक है, मतलब कि जब भी आप 2⁻² और 3⁻² देखोगे तो आपको आंसर हमेशा 36 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2⁻² और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, आप हमेशा आंसर 52 ही मिलेगा, बिकॉज उसी के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके आपको 36 नहीं मिलेगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। 13 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 13 4 कितना होगा? 52, यही मिला ना। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 9 ज़ा 36, यही मिलेगा, और तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए इसके फैक्टर्स कैसे हैं? इसके फैक्टर्स कैसे? यूनिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सपना मैम ने लिखा 36 के प्रोडक्ट्स 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। कोई और बच्चा या कोई और टीचर ऐसा लिख सकता है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, क्या फ़र्क पड़ता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही मिलेगा ना। 9 4 ज़ा करो या 4 9 ज़ा करो, 9 4 ज़ा करो, बात तो एक ही, आंसर 36 ही मिलने वाला है। बात समझ में आई? तो ये जो फैक्टर्स है ना, उसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उसका कोई झंझट नहीं है, बट आपको हमेशा आंसर तो सेम ही मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? तो चलो अब इसको दोबारा से अच्छे से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, लर्न कर लेना। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कंपलसरी आएगा, बट क्या होता है ना, अगर कोई बच्चा ये ठान के बैठा हुआ है कि मुझे मैथ में 80 और 80 स्कोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हर छोटी से छोटी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक बच्चा ये ठान के बैठा हुआ है कि मुझे टॉप करना है, तो उसके लिए छोटी से छोटी बात ज़रूरी है। अगर पेपर टफ बनाना होगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिफाइन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर क्या करोगे? अब 1 मार्क चली जाएगी। तो कभी ये मत सोचना कि मैम लास्ट ईयर के पेपर में देखा था नहीं आया था, उसके लास्ट ईयर में देखा नहीं आया, इस बार आ सकता है, बोर्ड है, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। टेक्स्ट बुक में अगर चीज़ अवेलेबल है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, आप उसके लिए इनकार नहीं कर सकते हो। ओके, तो इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, तो प्लीज़ हर एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलो बच्चों, फिर से देख लेते हैं हम लोग। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ठीक है। हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड अब ये जो फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा कैसा होगा? यूनिक। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट, उसके अलावा ऑर्डर कुछ भी हो लिखने का, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। जो भी प्राइम फैक्टर मिलते हैं उसका ऑर्डर कैसा भी हो लिखने का चल जाएगा, हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इसको आप 2 बार लर्न करके लिख लेना, आसानी से लर्न हो जाएगा। ओके, अब मैं आपने इतनी बड़ी कथा सुनाई हम लोगों को, हमें बताओ कि इसका यूज़ क्या होगा। तो बेसिकली ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, तो ये लाइक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो ये फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अर्थमेटिक जो है वो आपको यूज आएगा इन फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने ये निकाला ना ये वाला, इस तरीके से इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको काम में आएगा। आप बोलोगे ओके मैम, फिर क्या करना है, ये प्राइम, ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आपको यूज़ करेगा, आप यूज़ करोगे उसका टू फाइंड HCF एंड LCM। ठीक है, टू फाइंड HCF एंड LCM। अब HCF क्या होता है, देखो कई बार HCF लिखा होता है, कई बार GCD लिखा होता है। ठीक है, याद करना, कई बार HCF लिखा होगा, कई बार GCD। जनरली तो HCF ही आता है, बट GCD भी एक उसका दूसरा नाम है, बता दे रही हूँ। ओके, तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर जो भी आप प्राइम फैक्टर लोगे, मेरी बात को ध्यान देना, इसके अंदर जो भी आप प्राइम फैक्टर को कंसिडर करोगे वो कैसा होना चाहिए, एक तो कॉमन होना चाहिए, और पावर कैसा होना चाहिए, लीस्ट पावर होना चाहिए, मतलब कम पावर वाला लोगे। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कैसे करना है, टेंशन मत लो, बट ये पॉइंट्स अभी दिमाग में रखो ताकि एग्जाम्पल जब हम कहें तो आपको क्लियर हो जाए कि सपना मैम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप सारे के सारे कंसिडर करोगे नंबर्स, ऑल फैक्टर्स, और उसमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसका आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर कंसीडर करोगे। क्या करोगे, हाईएस्ट पावर कंसीडर। चलो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सपना में बोल क्या रहे हैं। ओके, आपके पास आएगा फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 44। ठीक है, ऐसे नंबर आया आपको कि 90 और 44 का HCF और LCM निकालो। तो चलो निकाल देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम 90 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, ये आप रफ में करोगे जो भी मैं कर रही हूँ आपके सामने। सो 2 45 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। याद करना मैंने सारे से प्राइम नंबर लिए। ठीक है, 45 9 के टेबल में भी आते तो मैं 9 ज़ा यूज़ कर सकती थी, बट 9 कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 डिविजिबल है 3 का, है ना। इसके लिए याद करना कैसे नंबर्स लोगे बेटा, प्राइम वाले नंबर्स लोगे, प्लीज़ गलती मत करना ये। तो अब 90 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 5 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 5 और 3 दो बार है, इसके लिए 3 का स्क्वायर। इतना तो क्लियर हो गया। चलो 44 की बात कर लेते हैं हम लोग। 44 तो सिंपल ही है। 44 2 22 ज़ा, 2 11 ज़ा, 11 1 ज़ा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आया इंटू 11। ओके, चलो अब निकालते हैं हम लोग HCF। अब मैंने आपको HCF क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, खाली कॉमन नंबर देखना है। ठीक है, तो कॉमन नंबर क्या है बेटा, 2 कॉमन है क्योंकि 2 90 में भी है और 2 44 में भी है। ओके, तो पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉमन नंबर जो है वो 2 ही लेना है। तो मैंने क्या बोला था, प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर में क्या लेना है, जो कॉमन होगा वो लेना है, और उस कॉमन के अंदर कैसा पावर लेना है, लीस्ट पावर, कम पावर। तो मेरे को बताओ, ये 2 तो है बट इसके पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो छोटा पावर कौन सा हो गया, 2 हो गया ना। ठीक है, तो 2⁻1 दैट इज 2। तो HCF कितना आया बेटा, सॉरी HCF कितना आया, 2 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट LCM। अब LCM मैंने क्या बोला, ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर्स ले लो। तो 2 है वो ले लिया, 5 है वो ले लिया, 2 ऑलरेडी आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर 3 है वो ले लिया, फिर 11 है वो ले लिया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो कॉमन नंबर कौन सा है, तो 2 कॉमन है। देखो मैंने क्या बोला, सारे के सारे फैक्टर्स लेना, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना। ठीक है, तो 2 कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, 2। ओके, 5 एक ही बार है, 3 दो बार है, तो उसका ले लिया मैंने 2, और 11 एक ही बार है, वो आ गया। बात समझ में आई, क्लियर हुआ अच्छे से। तो देखो अब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 × 5, 3 का स्क्वायर 9 × 11। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
क्या होता है, 4 5 ज़ा 20, 9 इंटू 11 99, 0 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 19। ठीक है, तो कितना आया 1980 आ गया LCM। बात आई समझ में बेटा? क्लियर हुआ कैसे करना है? चलो अब आगे हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं जहाँ से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ना बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स करना सीखेंगे। अब वो तो मैंने आपको सिखा दिया, तो एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए, जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे है 140। ओके, तो अब 140 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। 270, 235, 25, 270, 235। ओके, यहाँ पे आएगा 5 5 7 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 1। ओके, तो क्या हो गया, 2 दो बार आया, एक बार 5 और एक बार 7, तो फैक्टर्स क्या आ गए, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सिंपल, ठीक है, ईजी है। चलिए नेक्स्ट 156। 2 7 ज़ा 14, 1 8 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 9 ज़ा ओके 3 ज़ा 13 ओके, और यहाँ पे 31 ज़ा हो गया। तो क्या हुआ, 2 दो बार आया, 3 और 13, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 स्क्वायर 3 इंटू 13। ठीक है, डन। चलिए थर्ड देख लेते हैं हम लोग, 3825। 3825। अब देखो बेटा, पीछे जो नंबर है वो 5 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो डिविजिबल होगा किससे होगा बेटा, 5 से होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं 5 नंबर से कैसे डिविजिबल होगा। तो 5 38 इकट्ठे लेंगे तो 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35 36 37 38 3 कैरी। ओके, देन 5 6 ज़ा 30 2 कैरी 25 आया, 5 ज़ा फिर से 5 ज़ा लग जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 1 कैरी 3 ज़ा ओके 3 का लगेगा, 5 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 51। उसके बाद आएगा हमारे पास 3 की टेबल में फिर से आ जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 कैरी 7 ज़ा 17 और ये 17 1 ज़ा 17। ठीक है बेटा, तो अभी आप देखो फैक्टर्स क्या हो रहा है, 5 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है और एक बार 17 आ रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 दो बार, 3 दो बार और ये 17। अगेन मैं बता रही हूँ, ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो, 17 आगे लिख दो, 5 स्क्वायर पीछे लिख दो। ओके, ऑर्डर का कोई टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर है 5005। ओके, चलो तो अब पीछे 5 है तो 5 से स्टार्ट कर लें। 5 1 ज़ा 5, फिर 2 0 आएंगे, फिर अगेन 5 1 ज़ा 5। ओके, अब क्या जाएगा इसके अंदर, देखो 5, इसको हम करेंगे अभी 7 की टेबल से। ठीक है, देखो 1001 को 7 से डिवाइड करते हैं, पता चलेगा। तो 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 3, 0 नीचे उतारो, 7 4 ज़ा 28, कितना बचेगा 2, ये 1 नीचे उतारो, 7 3 ज़ा 21 आ गया 0 0, मतलब कि 1001 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 7 के साथ तो क्या आ रहा है 143। तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पर 143। ओके, अब 143 किसकी टेबल में आएगा, ये आराम से 11 की टेबल में आ जाएगा। तो 11 1 ज़ा 11, कितना बचेगा 3, 13 ज़ा तो ये 13। ओके, तो 5 7 11 13। अब इसमें कोई नंबर रिपीट तो हो ही नहीं रहा, तो कोई पावर नहीं आएगा। डन, क्लियर। अब लास्ट नंबर अपना बच जाता है 7429। ओके, सो फिफ्थ नंबर इज 7429। ओके, अब 9 आया यहाँ पर, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 9 नंबर है, 17 का कर लेते हैं हम लोग। ओके, 17 का करोगे तो आपको मिलेगा इसके अंदर 437। ओके, फिर इसका आएगा 19 ज़ा 19 23 ज़ा 23 1 ज़ा। क्या फैक्टर्स आए, 17 19 23, 17 19 23।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट निकालना था इन द प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। दैट्स इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर जो आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, 2 इसके बाद करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि 2 में एक पॉइंट समझानी है, तो पहले जितना हमने कवर अप किया पहले उसको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर अप कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ। अब LCM और HCF निकालना है, सिंपल सी बात है। तो चलो पहले फैक्टर्स निकाल देंगे हम लोग। जैसे 12, 15 और 21 3 नंबर का निकालना है, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे। अब आपको प्राइम फैक्टर से तो पता चल गया कैसे निकालना है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से निकाल दीजिए। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ लिख देती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, 15 क्या होता है, 5 3 ज़ा 15। 21 क्या होता है, 7 3 ज़ा 21। ओके, तो चलो LCM और HCF निकालना है, पहले निकाल देते हैं HCF। मैंने HCF में क्या कहा था बेटा, कॉमन नंबर लेना, ठीक है। तो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, 3 सब में कॉमन है, तो सिंपल HCF क्या आया, 3। पावर सब में सेम ही है, इसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं LCM की। ओके, अब LCM क्या है इसके अंदर, देखो LCM मैंने कहा था साइन नंबर ले लेना, तो 2 एक ही बार है, तो इसलिए उसका पावर जो भी है वो ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, और जो 3 कॉमन है वो ले लिया, ठीक है। तो साइड से फैक्टर्स आ गए, अब बस इनको मैं मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 5 ज़ा 20। ओके, 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 3 हो जाएगा 420 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया 17, 17 का फैक्टर। नाउ 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 इंटू 17, 23, 1 इंटू 23, ठीक है, और 29 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 29। चलिए, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 कॉमन है सब में, तो HCF इज़ 1, सिंपल। LCM 17, 23, 29 और 1 सब में कॉमन है, तो 1। वैसे 1 ना भी लिखो चलेगा, बिकॉज कोई नंबर में इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आपको आंसर मिलेगा 11339। मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेना, ये आंसर आपको मिलेगा। LCM HCF हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अगेन यहाँ पर भी तो कुछ हुआ ही नहीं, ओके, कुछ भी कॉमन ही नहीं है। ओके, मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो बेटा, तो HCF क्या लिखोगे, 1, ठीक है। और LCM क्या हो जाएगा, LCM सारे के सारे नंबर्स ले लो, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 8 इंटू 9 इंटू 5। ओके, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 5 आपको मिलेगा 1800, ठीक है। तो ये हो गया LCM। डन, क्लियर, इजी है। चलिए अब एक पॉइंट डिस्कस करनी है, वो पॉइंट समझा के फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं। नो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, एक फॉर्मूला है कि HCF और LCM को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A मल्टीप्लाई B के हिसाब से सेम आंसर मिलेगा। अब ये क्या है, देखो, हेयर A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे हैं, 2 इंटीजर्स हैं। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स दिए जाएंगे तब ही एप्लीकेबल होगी, 3 नंबर्स में नहीं होगा। अभी अभी हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें 3 नंबर थे, ये 3 नंबर में ये वाली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, याद कर लेना। सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स में ही अप्लाई होगी और किसी में नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली मुझे फॉर्मूला आपको सिखानी थी। अब इसके अंदर आपको बोल सकते हैं कि LCM दिया हुआ है, HCF निकालो। आपको बोल सकते हैं कि HCF दिया हुआ है, LCM निकालो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक निकालने को बोलेंगे। बात समझ में आई ना, इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक निकालने को बोलेंगे आपको। तो चलो पहले हम इसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके, और फिर हम एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ। ओके,
देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड ऑल्सो वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, अब एचसीएफ इंटू एलसीएम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बात तो एक ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब पहले तो 26 और 91 दो अपन को इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो पहले इसके फैक्टर्स निकाल दें। तो 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो भाई आपको फैक्टर्स निकालने तो आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब एचसीएफ क्या है बेटा, मैंने कहा था एचसीएफ मतलब कि कॉमन नंबर, तो यहाँ पे 13 और 13 दोनों में है, तो एचसीएफ कॉमन आया। एलसीएम क्या होगा, सारे नंबर प्लस कॉमन, तो 2 फिर नीचे वाला 7, अब कॉमन क्या है 13 है और कोई पावर की झंझट नहीं है, तो सिंपल 13 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13 आपको मिलेगा यहाँ पर 182। ठीक है, आगे ये अब आपको दिखाना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या बोलता है बेटा, एच सी एफ इंटू एल सी एम, एल सी एम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब एच सी एफ क्या है 13, एल सी एम क्या है 182, ए क्या है 26 और बी क्या है 91। सिंपल। ठीक है, तो दो नंबर दिए हुए, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो वो लगा दिया। एच सी एफ निकाला था वो लगा दिया, एल सी एम निकाला था वो लगा दिया। अब आप ना क्या करना है आपको, ये जो लेफ्ट वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करना है और राइट वाले हैं मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, वो अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो 182 इंटू 13, वैसे तो मुझे पता है पर ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, वैसे आप भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, ओके सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 5, 13 का कितना हो जाएगा, 1 का 2, 8 और 1 6 6 13। ओके, क्या आया 2366 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 26 और 91 को। ठीक है, 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 का तो सेम आ जाएगा। 9 6 ज़ा 9 6 ज़ा कितना होता है 54, 5 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 23, 6 6 3 2 आ गया सेम। देखो सेम नंबर आ गए, तो ये इंडिकेट करता है कि भैया हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही है, तभी जाके इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम आंसर मिलता है। एम आई क्लियर बेटा, क्लियर, डन ना। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ना क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ही है, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो, आपको नंबर है 510 एंड 92। ठीक है, अब 510 में 510 के फैक्टर्स लिख देते हैं हम लोग को मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स आप निकालोगे 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, चलो एचसीएफ क्या कॉमन है यहाँ पर, 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया। अच्छा अब एचसीएफ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर नहीं मतलब 1 है। मैंने क्या कहा था एचसीएफ लोगे विद द लीस्ट पावर, तो कम पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 2:1 कितना हो जाता है 2। ठीक है, एलसीएम जो फैक्टर्स आए के सारा ले लो और कॉमन के साथ, तो 2 कॉमन वाला ले लिया, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब कॉमन वाले में जो हाईएस्ट नंबर होता है वो लेते हैं, एलसीएम के अंदर कॉमन वाले में जो हाईएस्ट होता है वो लेते हैं, तो पावर क्या आएगा 2। ठीक है, इसका मतलब कि 4 इंटू 3 12, ओके देन 5 60 हो जाता है इंटू 17 इंटू 23। ओके, तो इसका हम लोगों को मिल जाएगा आंसर 23460। ओके चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं अभी हम लोग। क्या है वेरिफिकेशन का फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एलसीएम आया 23460, एचसीएफ है 2, ए है 510 और बी है 92। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, क्या आया 46920, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे आपको मिल जाएगा 46920। ठीक, वेरीफाइड, डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है 336
एंड 54। ओके, नाउ 336 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 336 है ना, तो 2⁴ इंटू 3 इंटू 7 और 54 आपको मिलता है 2 इंटू 3⁵। ठीक है, चलिए अब निकाल देते हैं हम लोग HCF में पहले तो कॉमन नंबर देखो क्या है, तो कॉमन एक तो 2 है और कम पावर कितना है 1 है तो 1, फिर दूसरा कॉमन है 3 और कम पावर क्या है 1 है तो 1, तो 2 3 6। LCM 2 इंटू 3 इंटू 7, अब 2 कॉमन है दोनों में, हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 4, LCM 3 कॉमन है दोनों में, हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 3 और 7 तो एक ही बार है तो वो आ गया। ओके, तो 2⁴ इंटू 3 का क्यूब इंटू 7, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3024। ओके, चलिए अब वेरिफिकेशन शुरू कर लेते हैं इसका। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6, A कितना है 336 इंटू 54। ओके, 6 4 24, 2 कैरी 12 14, 1 कैरी, ये हो जाएगा 18। ओके, तो आपको मिल रहा है 18144, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपको 18144 मिलेगा। वेरीफाइड। ठीक है बेटा, डन। तो इस तरीके से आपको LCM और HCF का वेरिफिकेशन भी क्लियर हो गया। याद करना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास 2 नंबर्स होंगे। ठीक है, 3 नंबर्स में ये वाला वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग। आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। सॉरी, HCF दिया हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि फाइंड LCM ऑफ 306 इंटू 657। ठीक है, तो HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला आता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। HCF कितना है बेटा 9, LCM फाइंड करना है। ओके, A क्या है, अब बोलोगे मैम A और B तो दिया हुआ नहीं है, जो ब्रैकेट में नंबर दिए हुए ना बेटा वो A और B ही है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या बोला गया कि इन दोनों का HCF जो है वो 9 है, मतलब कि ये दोनों इंटीजर्स थे, है ना, तो A को हम लोग 306 ले लेंगे और B को हम लोग 657 ले लेंगे। बात क्लियर हुई। अब आपको LCM निकालना है तो LCM को यहीं रहने दो, और ये जो HCF का 9 है इसको इक्वल टू में नीचे लेके आओ। बहुत सिंपल सी बात है ना, अपन का ये बेसिक पॉइंट है। मल्टीप्लाई में है, इसको निकालना है तो इसको नीचे की तरफ लेके आ गए, डिवाइड में कर दिया। ओके, अब लगा देते हैं हम लोग 3 की टेबल। 3 3 9, 3 1 0 2 ज़ा। ठीक है, अगेन 3 1 3 3 9, 1 कैरी 4, कितना आया 34 इंटू 657। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। 22338 LCM आ गया। ओके, डन बेटा। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, मैं आपको टॉपिक वाइज देखो समझाती भी जा रही हूँ और आपको समझ भी करवाती जा रही हूँ। अब ये जो हमारा था HCF और LCM वाला, ये हमारा टॉपिक 1 था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो ये हमने टॉपिक 1 किया। टॉपिक 1 में हमने फंडामेंटल थ्योरम देखा। ठीक है, HCF LCM देख लिया, कैसे प्राइम नंबर्स निकालते हैं वो देख लिया, तो ये आपको टॉपिक 1 क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2 पे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 2। ना देखो बेटा, टॉपिक 2 में क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, आपको इस तरीके से है कि आपको जैसे क्वेश्चन है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 is to n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, तो कह रहा है कि आप n की ऐसी कोई वैल्यू बताओ, n की ऐसी कोई वैल्यू बताओ, ठीक है, जिसको रख कर हम लोगों को डिजिट, मतलब जो लास्ट नंबर है वो 0 से ख़त्म हो। देखो मैं समझाती हूँ, नहीं समझे ना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये लिया दिया हुआ है 4 is to n। ठीक है, वो कह रहा है कि n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है और आप ऐसी n की वैल्यू लो जिसके बाद आंसर 0 आना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। जैसे कि 4, n की जगह पावर 1 ले लिया, तो 4 is to 1 क्या होता है 4।
ठीक है। फिर यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 1 ले ली। अब मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो 4:2, 4:2 क्या होगा, 4 4 ज़ा 16। फिर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 4:3, तो 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। फिर हम n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 बार 4 को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, ओके 64। तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 256। अब बेटा देखो पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ तो पीछे 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, ठीक है। किसी के टाइम पे भी पीछे 0 नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैम, क्योंकि अगर हम पावर ऑड लगाते हैं, यहाँ पे 4:1 है, 4 आया, जैसे यहाँ पे 3 और पावर है, तो आंसर क्या आ रहा है 4। मतलब कि हमारा अगर पावर 4 का अगर पावर जो है वो ऑड नंबर से एंड होता है, तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होता है 4 से एंड होता है। अगर पावर इवन है, जैसे 2 आया 4 आया, तो आंसर जो है वो 6 से एंड होता है, ठीक है। मतलब इसमें अब आगे आप 5 करोगे तो सीधी सी बात है 4 से ही नंबर एंड होगा, ठीक है। और 6 करोगे, मतलब 4:6 करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा जो एंड होगा 6 से, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा आप n की कोई वैल्यू लगाओ, आपको कहीं पे भी पीछे 0 तो मिल ही नहीं रहा है ना, 0 तो मिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि चेक करो, ओके, चेक करो कि n की ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ पे 4:n जो है वो किसके साथ एंड होगा, 0 से एंड होगा, बट वो तो हो नहीं रहा है ना। तो अब समझो कि कौन सा नंबर 0 से एंड हो सकता है। देखो अगर हम बात करते हैं 10, हम बात करते हैं 70, हम बात करते हैं 50, ओके, हम बात कर रहे हैं 200, ये सारे नंबर जो है वो डिवाइड एंड हो रहे हैं 0 से। अगर मैं इनके फैक्टर्स को ध्यान दूं बेटा, अगर मैं इनके फैक्टर्स को ध्यान दूं तो क्या आ रहा है, 10 मतलब क्या होता है 2 × 5, ठीक है। 70 क्या हो जाएगा, 7 × 2 × 5, यही होगा ना। 50 क्या होगा, 50 होगा 5 × 2 × 5, ओके। 200 क्या होगा, 200 होगा 2 × देखो 200 के फैक्टर्स निकाल दूं मैं, 100 50 25 5 5 1, ठीक है। तो क्या आया, 1 2 3 बार 2 आया और 2 बार 5 आया, ओके। अब आप समझो बेटा, तो आपको है ना 2 कॉमन नंबर दिख ही रहे हैं 0 के एंड में, एक बार 2 एक बार 5, 2 5 2 5, ठीक है। 2 और 5 भले रिपीटिव है बट एक बार तो है ना, एक बार तो 2 और 5 मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होने वाला हो तो इसका मतलब कि उस नंबर का जो फैक्टर है वो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो 0 से एंड होगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे है हमारे पास 4:n, यहाँ पे हमारे पास 4:n। अब ये जो 4 है उसका फैक्टर निकालो, मैं तो 2 × 2 लिखेंगे हम लोग इसको। 2 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2:2n, है ना, लाइक 2 स्क्वायर आया ना, ओके। चलो रहने दो, इसको रहने दो, आपको इतना तो क्लियर होगा, 2 × 2:n, ओके। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होने वाला होगा मतलब कि 2 और 5 दोनों चाहिए। यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, यहाँ पर 2 तो फैक्टर है बट 5 फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, बिकॉज 5 इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर। तो कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 तो ज़रूरी है। देखो आप खुद सोचो, सबसे पहला नंबर जो 0 से एंड होता है वो कौन सा होता है, 10, ठीक है। 10 इज़ द फर्स्ट नंबर जो 0 से एंड होता है, तो इसके लिए मैंने आपको 10 लेके बताया। तो 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 5, ठीक है। अब आप 10 के आगे जितने भी नंबर लोगे, आप 10 के आगे जितने भी 0 वाले नंबर लोगे, आपको 2 और 5 उन सब में दिखेगा ही दिखेगा। तो मिनिमम हमें 2 और 5 एक बार तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है बट 5 नहीं है, इसके लिए 4:n कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब इसको लिखने का तरीका क्या, देखो बताती हूँ मैं। क्वेश्चन तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेती हूँ मैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स और मार्क्स में उसी के ही मिलते हैं। समझ में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बट हमें लिखना कैसे है वो चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4:n = 2 × 2 होल पावर n,
ओके, दैट मीन्स ये 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर पावर n, दैट मीन्स 2 रेज टू 2n, ठीक है। ओके, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, मैथ्स का बेसिक रूल है ये। ओके, सो here the prime factors of 4 raised to n is 2 raised to 2n, okay, which does not contain prime factor 5, ठीक है, इसके अंदर 5 है ही नहीं। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, since 5 is not the prime factor of 4, therefore 4 raised to n cannot end with डिजिट 0, सिंपल, ठीक है। 2-3 लाइनों में इसको लिख के बता देना है और कुछ करना ही नहीं है। अगर आप चाहो तो ये वाली चीज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बेसिस में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा लेती हूँ ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कैसे लिखना है। देखो बेटा, अब इसको अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो। ओके, क्या बोल रहा है, आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 है ये। क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो 6 raised to n 0 से एंड होगा कि नहीं होगा वो। अब आप सबसे पहले बताओगे कि 0 से एंड होने वाले नंबर्स के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एनी नंबर, ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम में, एनी नंबर विच एंड्स इन 0 मस्ट हैव at least 2 and 5 as prime factors, ठीक है। तुमने बता दिया कि अगर कोई एक नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके अंदर 2 और 5 कम से कम, मतलब एक बार तो होना ही चाहिए, ठीक है, एक बार तो 2 और 5 होना चाहिए। अब ये स्टेप 1 समझ लिया, अब स्टेप 2 पे बात करते हैं। स्टेप 2 जो मैं नंबर दिया है वो बात करते हैं। हेयर 6 raised to n इज इक्वल्स टू, अब 6 किसकी टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, ओके। हेयर 6 raised to n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होल पावर n, ओके। होल पावर n इसका मतलब कि 2 raised to n इंटू 3 raised to n, मतलब n दोनों के ऊपर आ गया, ओके। अब यहाँ पे ये आया तो सही, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द फैक्टर्स ऑफ the prime factors of 6 raised to n is 2 raised to n into 3 raised to n, ओके। इसका मतलब कि 2 और 3 है, ओके। यहाँ तो आप द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 ऐसे लिख दो, ऊपर n तो लिख ही दिया ना। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, सिंस 6 raised to n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम नंबर। अब 2 तो है पर 5 नहीं है, ठीक है, 2 तो है पर 5 नहीं है, इसके लिए 5 के बारे में लिखेंगे हम लोग। सिंस 6 raised to n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम नंबर, हैंस 6 raised to n कैन नेवर एंड इन 0, ठीक है, वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। आई बात समझ में। देखो आप ना इसको समझ भी सकते हो, 6 raised to n, तो 6 raised to 1 आंसर क्या आएगा 6, 6 raised to n में 2 लगा देती हूँ तो आंसर क्या आएगा 36, 6 raised to n में पावर 3 लगा देती हूँ, आंसर क्या आएगा 216। तो पीछे क्या आ रहा है 6 6 6 6 6 6 आ रहा है, ठीक है, आपके सामने ये 0 कहीं पे आ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से इसको आपको प्रेजेंट करना है। क्लियर बेटा। अब इसमें कुछ भी नंबर दिया है ना, 6 raised to n, 7 raised to n, 8 raised to n, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको खाली इतना देखना है। अच्छा, हो सकता है आपको कोई ऐसा नंबर दे दे, हो सकता है आपको कोई ऐसा नंबर दे दे जिसके पावर में, मतलब जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 है, तो आप लिखोगे यस यहाँ पे 2 और 5 है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 0 से एंड करेगा, ठीक है। बट जनरली आपको ये नहीं दिया जाएगा, सीधी बात है। तो आपको वो नंबर दिए जाएंगे जिसमें अगर 5 होगा तो 2 नहीं होगा, अगर 2 होगा तो 5 नहीं होगा। एम आई क्लियर, ठीक है, बात आई समझ में। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तो चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ना थर्ड टॉपिक बेटा, अब थर्ड टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे देख लो। एक्सप्लेन वेदर 2 into 12 into
सॉरी 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज़ अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। बताओ कि प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, अब देखो पहले जो नंबर है वो लिख देते हैं 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। ठीक है, अब ना प्लस पे जो नंबर है ना बेटा, प्लस में जो नंबर है, क्या प्लस के पहले वाले में कहीं पे भी वो नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, पर क्या वो नंबर ला सकते हैं हम लोग? हाँ ला सकते हैं। 3 इंटू, अगर मैं 12 को स्प्लिट कर दूँ तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो मैंने 12 को 3 4 ज़ा 12 लिख दिया, इंटू 101 प्लस 4। अब मुझे 4 दिखा, अब मुझे 4 यहाँ पे भी जो प्लस में नंबर है वो अंदर मल्टीप्लाई में एक बार तो होना चाहिए, तो ये 4 आया और ये भी 4 आया। ये 4 को मैं बाहर कॉमन निकाल दूँ, क्या बचेगा? 3 3 अंदर आया, 101 अंदर आया, प्लस 4 बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आया, और ये 4 बाहर आ गया इसके लिए अंदर लिखा नहीं हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या आया? 4 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 101 प्लस 1। ठीक है, सो 4 ये क्या हो जाएगा? 909 इंटू 1, तो आपको मिलेगा 910। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 909 प्लस 1। अब 909 प्लस 1 कितना होगा? 910 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 4 इंटू 910। अब देखो मल्टीप्लाई हुआ तो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? देखो हमने कंपोजिट नंबर का मतलब क्या देखा था? हमने कंपोजिट का नंबर का मतलब देखा था कि वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, जिसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो। ओके, तो आप लिखोगे क्यों कंपोजिट नंबर है ये, तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज the product of factors is more than 2 factors, 2 से ज़्यादा है इसके लिए। अब बोलेंगे मैम 2 से ज़्यादा कैसे है? खाली 4 और 910 तो है। अरे बच्चा मेरे, अगर करो तो 4 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4। ओके, तो 2 तो यहीं आ गए, और 910, अगर 910 को भी तुम स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 ज़ा। ठीक है, 5 सॉरी 2 हाँ 5 ज़ा। ठीक है, फिर 5 आएगा 91 ज़ा, फिर आएगा 7 13 ज़ा, 13 1 ज़ा। तो फैक्टर्स क्या आ गए? ये 910 के 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए ना। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके लिए हमने बोल दिया येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो आपको ऐसे आएगा, चेक करो कि कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आइए पहले वो कर लेते हैं। सो बच्चा आपके 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite numbers। तो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, पहले अपन फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट नंबर उठा लेते हैं, 7 into 11 into 13 प्लस 13। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो नंबर प्लस में वो अंदर दिखा, मल्टीप्लाई में दिखा, तो उस नंबर कॉमन ले लो। ये 7 आया इंटू 11 आया, ये नंबर बाहर आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 13 बाहर आ गया तो लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे 1। अब बोलोगे मैम यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिख रहे हो? लिख दो, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लस में बहुत फ़र्क पड़ता है ना, तो प्लस की वजह से अपन इसको बाहर निकाल रहे हैं, और प्लस की जगह पर जो 13 बाहर है वहाँ पे अपन को 1 लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे ना भी लिखो तो चलेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करोगे तो कोई उसमें इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो कितना आया अपने पास? 13, 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 कितना आया? 13, और यहाँ पे कितना आया? 78। ठीक है, अब आप बताओ कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? चलो निकाल दो फैक्टर्स। 13 इंटू 78 के फैक्टर्स निकाल दो। 2 39 ज़ा, 3 13 ज़ा, 13 1 ज़ा, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 13 दो बार आप स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए ना, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ composite number because the product of factors are more than 2 factors। ठीक है, बस इतना करके छोड़ देना है आपको। ओके, ठीक है, चलो अब सेकंड वाला करते हैं।
सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, तो चलो प्लस में जो नंबर है वो अंदर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 5, कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर आ गया, नेक्स्ट नंबर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 5 बाहर आ गया तो प्लस के बाद 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 24 8 16 4 8 8 10 1008 1008 प्लस 1। ओके, कितना हो गया 5 इंटू 1008 प्लस 1 मतलब 1009। ओके, अब 1009 तो बेटा प्राइम नंबर है, बट जैसे आप देखो तो ये 5 आया, ये 1009 आएगा, 1 भी तो आएगा, तो मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, 5 भी मल्टीप्लाई हो गया ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लाइक मोर देन 2 होने चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, तो मोर देन 2 आ गए यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज, बस इस तरीके से लिखना, कंटिन्यू कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट। ओके, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे कर लोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 की तरफ। नंबर टॉपिक 4 इज़ द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा और बेसिकली आपको इसमें HCF या LCM ही निकालना होगा, बट आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए होंगे, आपको एक कंडीशन के साथ दिया होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला है जिसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। ठीक है, बर्फ़ी मतलब मिठाई। ओके, शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ अ सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अभी जो बर्फ़ी होती है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट चौरस शेप की होती है ना, ठीक है, तो उस बर्फ़ी को उसको एक ट्रे में लगाना है, इस तरीके से ट्रे में लगाना है कि कम से कम एरिया जो है वो ऑक्यूपाई की जाए उस ट्रे की। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर द पर्पस। अब इसके लिए, ठीक है, उसको एक ट्रे में कितनी बर्फ़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है, कितनी बर्फ़ियों का उसको इसे स्टैक मतलब कि लाइन लगानी पड़ेगी ताकि कम से कम ट्रे जो है वो यूज़ हो। पॉइंट क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिया क्या है, आपको इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर 2 बर्फ़ी। ठीक है, एक आती है काजू बर्फ़ी जो 420 है और एक आती है बादाम की बर्फ़ी। तो नंबर कैसे है 420, ऐसा लग रहा है कि हम किसी को लूटने जा रहे हैं। ठीक है, 420 ही काम। ओके, एक नंबर दिया, एक दिया हुआ है बादाम की बर्फ़ी। ठीक है, अब क्या बोला गया कि एक ट्रे है, ठीक है, और अब उस ट्रे में वो ऐसे कितने लाइनें बना सकती हैं ताकि कम से कम ट्रे जो है वो यूज़ हो। ठीक है, ये 1 पीस रखा, ये 2 पीस रखा, ये 3 पीस रखा, 4 पीस। ठीक है, कितने पीस वो रख सकती है वो हमें बताना है। जब भी ऐसा कुछ हो ना, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो तो सिंपल आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे ये बोलना है कि अगर ये सिस्टमेटिकली करना है उसको, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम एक ट्रे में कितनी बर्फ़ियाँ जाएंगी, है ना, बात समझ में आ रही है। उसको ट्रे कम यूज़ करनी है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम उसको एक ट्रे में कितनी बर्फ़ियाँ रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैक्सिमम उसको एक ट्रे में कितनी बर्फ़ियाँ रखनी पड़ेंगी, तो मैक्सिमम कितनी बर्फ़ियाँ रखनी पड़ेंगी, मैक्सिमम मतलब कि क्या यूज़ करना है, HCF। जब आप ऐसे हिंदी में बोलोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे चेकआउट करना है दैट उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ीज़ इन 1 ट्रे उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैक्सिमम वर्ड आया मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे HCF निकालोगे 420 का और 130 का, सिंपल। तो 420 के फैक्टर्स क्या हैं, 420 के आपके पास फैक्टर्स होंगे 420, 210, 205, 7 1 जा 7, 3 कैरी 35, 5 3 3 1।
क्या आया 2 का स्क्वायर 7 इंटू 5 इंटू 3 ओके। और 130 का क्या हो जाएगा 130 का 13 इंटू 2 इंटू 5 यही होगा है ना। अब हमने क्या करना है HCF निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो। तो एक तो 5 रिपीट हो रहा है और एक 2 रिपीट हो रहा है ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और 2 का पावर छोटा वाला लेना है तो 1 और 5 का पावर छोटा, दोनों में एक ही है। तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10। इसका मतलब कि ऐसे कितने वो स्टेक्स, ये ऐसी एक लाइन बनी, ऐसी कितनी लाइन बनाएगी वो 10 लाइन बनाएंगी। तो फिर उसका यहाँ पर दोनों बर्फ़ी जो हैं वो अच्छे से ट्री में सेट हो जाएगा ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग देयरफॉर स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स मतलब कैसे लाइनें ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी ठीक है। दोनों के लिए सेम ही रहेगा। डन, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चों। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। अब आपको यहाँ पे दो टाइप की आर्मी दी हुई है। एक आर्मी कॉन्टीजेंट जिसमें 616 मेंबर्स हैं और एक आर्मी की बैंड जिसमें 32 मेंबर्स है। आप लोगों ने परेड देखा होगा रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंट डे पे ना परेड निकालते हैं ठीक है। तो उस समय देखा होगा आगे की तरफ कुछ लोग होते हैं जो लाइक ना बाजा ये वो कुछ लेके चलते हैं, मतलब कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बजाते हैं। और पीछे की जो सेना होते हैं ना, जो सैनिक लोग होते हैं सोल्जर, वो मार्च करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ओके इस तरीके से वो मार्च करते हैं। तो आगे जो है वो म्यूज़िक बैंड वाले जो चलते हैं। इसके लिए जो बैंड वाले आर्मी है कितने 32 मेंबर्स हैं और ये कितने हैं 616। इतना क्लियर हुआ ठीक है। अब क्या बोला गया है देयर आर 2 ग्रुप्स टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन सबको आपको ऐसे अरेंज करना है कि सबका एक ही कॉलम बने, मतलब एक टाइप सेम कॉलम बने। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च ठीक है। कि एक लाइन जो है वो बैंड की है और एक लाइन जो है वो कॉन्टीजेंट की है ठीक है। अब यहाँ पे ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम, तो ऊपर आगे की तरफ बैंड आ जाएगा, पीछे की तरफ कॉन्टीजेंट आ जाएगा ठीक है। तो ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम बना सकते हैं ताकि वो सब इक्वली ठीक है। अगर इसमें 4 1 2 3 अगर आते हैं तो इनमें भी कितने आने चाहिए 1 2 3 करके ऐसे करके ठीक है। तो सबका सेम पैटर्न बनना चाहिए। ऐसे हम लोग कितने निकाल सकते हैं। तो चलो बड़ा आसान सा है। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन आपको ध्यान में हुआ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम मतलब कि क्या निकालना है HCF ठीक है। क्या निकालना है HCF। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 616 और 32 मेंबर्स का HCF निकालना है ठीक है। तो 616 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 2 3 6 0 8 2 2 1 2 5 4 2 7 14 7 7 11। तो 2 का क्यूब इंटू 7 इंटू 11 और दूसरा है 32 क्या होता है 2⁵ ठीक है 5 बार। अब HCF क्या हो जाएगा, HCF हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 ही आया विद द लीस्ट पावर तो पावर 3। तो 2 पावर 3 कितना हो जाता है 8। तो मैक्सिमम कितने ऐसे कॉलम्स बनेंगे ओके। सो हम लिखेंगे maximum number of columns in which they march is 8 ठीक है। टोटल कितने हो गए 8 हो गए। डन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड के वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है पूरा। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं वो पूरा सर्कल ख़त्म करने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं पूरा सर्कल ख़त्म करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे ठीक है। कितने मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक सर्कुलर फील्ड है ठीक है। लेट्स से कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया और रवि यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं।
सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, अब आप वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो दोनों साथ में थे, अब वापस कब मिलेंगे दोनों साथ में वो बताना है। अब देखो इसका मतलब ये है कि सोनिया को ख़त्म करने में 18 मिनट लगेंगे, तो जब तक सोनिया पहुँचे तब तक रवि तो ख़त्म करके एक बैठ जाएगा, मतलब आगे दूसरा राउंड तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 6 मिनट का तो गैप है। तो रवि जो है वो सेकंड राउंड पे शुरू होगा 6 मिनट के बाद, तो वो सोनिया अभी तक इस स्टार्टिंग में पहुँचेगी। ठीक है, तो देखो तुम ना लॉजिक समझो, लॉजिक क्या बोल रहा है कि अभी इनका मीटिंग पॉइंट है, अब आगे कौन सा मीटिंग पॉइंट होगा। तो जब आगे की तरफ बात करते हैं, इसका मतलब कि दूसरा कौन सा टाइम होगा जब दोबारा मीट करेंगे, तो तब हम लोगों को इन नंबर्स का मल्टीपल निकालना होता है कि अभी मिले, अब आगे कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल बात करेंगे कि यहाँ पर द टाइम ऑफ देयर मीटिंग इज़ नथिंग बट द LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, 18 और 12 का LCM निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। LCM क्या होता है, जितने नंबर है वो ले लो, और जो कॉमन है, एक्स्ट्रा कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे कॉमन क्या है 2, तो 2 में पावर मैक्सिमम, यहाँ पे कॉमन में 3 है और 3 का पावर मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, इसका मतलब कि 36 मिनट्स, मतलब कि 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे। सो देयरफॉर सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो ये आपके टाइप 4 के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपको HCF और LCM खुद सोचना पड़ता है क्वेश्चन को देखकर कि LCM होगा कि HCF होगा, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा और फिर आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। ना बच्चों टॉपिक 5 है रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर। ओके, अब इसका मतलब कि सिंपल से आपके पास जो लास्ट एक्सरसाइज है ना टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें आपको प्रूव करना है एक कोई भी नंबर दिया होगा वो इरेशनल नंबर है, वो आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो इसकी मैं आपको 2-3 सम सिखा देती हूँ। एंड जैसे टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ लिखने का, एज इट इज़ लिखना, तो आपके पूरे 2 के 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चैप्टर आता ही सिर्फ 4 मार्क का है, लास्ट ईयर तक ये 4 मार्क का आता था, अभी कोई न्यू पैटर्न आएगा तो पता नहीं, बट ये ठीक है 4-5 से ज़्यादा ही चैप्टर जो है वो टिकेगा नहीं। ओके, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि 4-5 से ज़्यादा, वो 4 से कम हो सकता है, 4 से ज़्यादा तो मुश्किल है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क में आने के चांसेस रहता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क में आने का चांसेस रहता है, मैक्सिमम 2 मार्क, 3 मार्क भी अभी तक होता नहीं है। बट ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के हिसाब से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हम देखते हैं कैसे करना है ताकि अपन के उतने मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाए। तो जो जैसा लिखो ना बेटा उस चीज़ को फॉलो करते जाना। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, वो बताओ। अब आपको पता तो है कि वो एक्चुअली इरेशनल नंबर है, रूट्स वाले जितने भी नंबर होते हैं दीज आर द इरेशनल नंबर्स, बट बताएं कैसे। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ को बताना और समझ में नहीं आना तो उसका अपोजिट वर्ड यूज़ कर लो। ठीक है, उसको अपोजिट तरीके से प्रूव करना सीखो। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि नहीं भैया √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, √2 जो है वो तो रेशनल है, ऐसे करके। ठीक है, उल्टा बोलेंगे हम लोग। कभी कभी नहीं होता किसी के मन से बात निकलवानी होती है अपने को, तो हम उल्टा बोल देते तो सामने वाला बोल देते हाँ हाँ ऐसा था। ओके, तो यहाँ पर भी उल्टा करना है अपने को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे लेट्स अज्यूम √2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो √2 हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, रैशनल नंबर। अब बेटा जी रैशनल नंबर जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तो कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, p/q फॉर्म बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है ना। ठीक है, तो हम अब इसको रैशनल बोला मतलब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, p/q फॉर्म। सो देयरफॉर √2 क्या हो गया, p/q आ गया। ठीक है, p/q लिख दो, a/b लिख दो, m/n लिख दो, जो भी आपको स्कूल में लिखवाया होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपन यहाँ पे p/q बोलते हैं जहाँ पर q जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, पहला कंडीशन। ओके, उसके अलावा हम लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये कंडीशंस याद करना। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब है कि 2 नंबर्स प्राइम है, जैसे p/q है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/7। ठीक है, ये ना 5 7 को काट सकता है ना 7 5 को काट सकता है। ठीक है, 11/9,
आई बस समझ में। तो ऐसे नंबर्स जो आपस में कटिंग नहीं हो पाते हैं उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो 5 और 7 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, इसका मतलब खाली 1 की टेबल में आते हैं ना, 1 5 जा 5 और 1 7 जा 7। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, 5 को क्या लिखेंगे 1/5 और 7 को क्या लिखेंगे 1/7। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि पी एंड क्यू आर द को प्राइम इंटीजर्स, सो देयरफॉर इनका HCF क्या होगा, पी और क्यू का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारे सपोजिशन के हिसाब से ये चीज़ अपन बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी ना, इसको नंबर 1 दे देती हूँ और इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे मैम? क्योंकि रूट में कोई भी चीज़ निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए रूट को हटाना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। ओके, √2 का स्क्वायर इज 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसके अंदर। ओके, क्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, डन, क्लियर। ओके, अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे समझने वाली है। देखो पॉइंट को समझना, ठीक है, रेड पेन से जो लिख रही हूँ वो तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसके लिए इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, खाली समझना है यहाँ पर। देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, मतलब कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2, ये अपॉन में जा सकता है। अब देखो अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, मतलब p को भी 2 डिवाइड कर लेगा, मतलब ये है कि तुम नंबर समझो 16 को 2 डिवाइड कर सकता है। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, इसका मतलब कि 4 को भी तो 2 डिवाइड कर सकता है ना। बात आई समझ में? अगर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी तो 2 डिवाइड कर सकता है ना। तो हम यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग कि देखो अब पी स्क्वायर इज इक्वल्स अपॉन 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, सो देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, वो भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर ये हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट। अब सुनना यहाँ पे फिर से बात, देखो जैसे कि 16, ये वाले कोई एग्जांपल में ले लेती हूँ। ठीक है, 16 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 8 जा 16, आंसर 0 आया। अगर 16 का स्क्वायर 4 ले लेती हूँ, उसको अगर 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 0। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब अगर हम इसको लिखें तो आप देखो ये जो 4 है अंदर, ये जो 4 है अंदर वो कैसे आ रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 2 × 2 4। ये 16 कैसे आ रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 2 × 8। अब ये एक्चुअली 16 है क्या, पी स्क्वायर है ना, ये एक्चुअली 16 है क्या, पी स्क्वायर है, या 4 है क्या, पी है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह p लिखूँ और मैं 2 से उसको डिवाइड करूँ, तो सीधी बात है 2 का कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो मैं लूँगी यहाँ पर, कोई भी एक टेबल का नंबर होगा जो मैं लूँगी और उसका आंसर मुझे p मिलेगा, तो आंसर क्या आया 0। जो कंफ्यूज मत हो, आप ना 4 को समझ रहे हो ना, 4 को समझो। यहाँ पर मुझे 4 को अगर 2 से डिवाइड करना था तो मैंने क्या किया, 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 0। मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, आंसर 0, क्योंकि डिविजिबल है ना, हम खुद कह रहे हैं ना कि p जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब यहाँ पे p आया, तो p जो है वो 2 के किसी टेबल में आएगा। जैसे 4 है वो 2 की टेबल में आया, 2 2 जा 4। जैसे 16 है वो 2 की टेबल में आया, 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा टेबल के मल्टीपल के हिसाब से, तो p जो है वो कोई ना कोई मल्टीपल होगा 2 का। तो हम ये बोल रहे हैं कि 2 × c इज इक्वल्स टू p, मतलब p कहाँ से आया 2 × c। जैसे 4 कहाँ से आया 2 2 जा 4, 16 कहाँ से आया 2 8 जा 16, उससे कैसे p कहाँ से आया 2 × c p। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वो चीज़ को बताएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वो चीज़ को बताएंगे। हम क्या बताएंगे, लेट p इज इक्वल्स टू 2c। यहाँ पे c लिखो, r लिखो, जो लिखना है लिखो, इसमें कोई टेंशन मत लेना। ओके, वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, वो कोई ना कोई इंटीजर है, जैसे यहाँ पे 2 इंटीजर था, 8 इंटीजर था, ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, अब हम लोग ये जो इक्वेशन है इसको नंबर 2 नाम दे देते हैं।
और ये जो p की वैल्यू है ना वो यहाँ पे अपन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग p इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन नंबर 2। सो 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह पे 2c लिख दूँ, 2c स्क्वायर। अब इसको आगे ले रही हूँ मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में, जो पीछे वाला नंबर था वो दोबारा लिख देती हूँ मैं, 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c होल स्क्वायर, ओके। सो 2p स्क्वायर, ये 4 को नीचे ले लो, c स्क्वायर 2 1 जा 2 2 जा, p स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, ओके। p था q, अरे सॉरी बच्चों, क्वेश्चन ऐसा था, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर, एक बार चेक कर लो, सॉरी, ठीक है। 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ये वाला चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। सो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। सो 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, 4 को नीचे ले लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब वही स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सेम चीज़ आ गई यहाँ पर। तो यहाँ इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इससे अपन ये बोल सकते हैं दैट 2 divides q square, so therefore 2 divides q also, ठीक है, वो q को भी डिवाइड करेगा। और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 ले लें, सॉरी, इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों ने, ओके, ये हो गया हमारे पास 3। तो देखो बेटा, ये 2 में हमने ये बोला कि p स्क्वायर जो 2 से डिविजिबल है, ये 3 में हम ये कह रहे हैं कि q जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हैं। सो देयरफॉर HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 2। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। पर हम लोगों ने तो कॉमन फैक्टर क्या अज्यूम किया था, 1 अज्यूम किया था ना, और हमें क्या मिला, हमें तो 2 मिल गया, ओके। इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया वो गलत है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमने अज्यूम किया वो गलत है। तो क्या लिखेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है। p और q को प्राइम से जो हमने सपोज किया था वो गलत है, ओके। सो हैंस हमारा अजम्पशन गलत होगा। सो हैंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है। और हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हमारा अजम्पशन फॉल्स है, √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 इज इरेशनल, प्रूव्ड, ठीक है, डन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें कुछ डाउट आपका रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। चलो बच्चा, सेम क्वेश्चन लिया है, सिर्फ यहाँ पे √5 कर दिया, ठीक है। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अभी एक बार क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद आपको √7 √2 √3 कोई भी रूट आ जाए, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सेम ही रहेंगे, आपको सिर्फ नंबर का अदला बदली करना होगा, ठीक है। तो चलो फिर से शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो मैंने क्या कहा था कि इरेशनल है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, रैशनल। तो हम क्या लिखेंगे, लेट √5 इज रैशनल। अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो वो p/q फॉर्म में लिखा जाता है। सो √5 इज इक्वल्स टू p/q, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी कभी भी। ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम्स, वो कैसे होंगे, वो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स का मतलब क्या होगा कि इनका जो HCF होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं, इतना क्लियर। अब इसको लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे।
So squaring equation 1 on both sides, we get रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, सो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 5, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर एज इट इज़। ये क्यू स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके, अब आपको सपने में ये देखना है कि 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर है, इसका मतलब कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है, तो p को भी कौन डिवाइड करेगा 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो आपने सपने में देखा उसका आपको हकीकत में लिख देना है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर is divisible by 5, so therefore p is also divisible by 5। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये था इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर 2 आ गया और हमने बोल दिया कि ये, अब जैसे मैंने कहा कि अगर वो डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई मल्टीपल होगा ना। ठीक है, जैसे कि अगर फिर से बता दूँ कि 15 है, 15 को अगर 5 डिवाइड करता है तो 5 3 15 लिखोगे ना यहाँ पर। ठीक है, 25 है तो 5 डिवाइड करेगा तो 5 5 25, तभी तो आंसर 0 आएगा। मतलब कि आप जो है वो 5 का कोई ना कोई टेबल ले रहे हो। ठीक है, 5 3 5 5। अब मुझे ये नहीं पता है कि p को डिवाइड करने के लिए क्या करना है, तो मैं 5 इंटू क्या कर लेती हूँ c कर लेती हूँ। ठीक है, 5 इंटू क्या, जैसे यहाँ पे 3 लिया था, यहाँ पे 5, तो अभी क्या लूँगी मैं यहाँ पे c ले लूँगी। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे लेट p इज इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर। ठीक है, यहाँ तो वेयर c इज सम इंटीजर, कुछ भी लिख सकते हो। ये आ गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुटिंग p इज इक्वल्स टू 5c in equation number 2, we get 5q square is equals to p की जगह पे क्या लिख दूँ 5c square। ठीक है, ये p की जगह पे क्या लिख दिया 5c square। so 5q square is equals to 25c square, so 5q square upon 25 is equals to c square, 5 1 जा 5 5 जा। ओके, तो क्या आ गया अपने पास आ गया q square upon 5 is equals to c स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इस नंबर को इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, तो अब अगर q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड हो रहा, मतलब कि इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था उससे तो उल्टा हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन दैट HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने तो 1 अज्यूम किया था, बट ये तो उल्टा हो गया। ओके, तो हम क्या लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो हेंस our assumption is false, so therefore root 5 is irrational। ठीक है, डन बेटा, बस इस तरीके से आपको करना होता है। तो अब ये जो हमने किया वो सिंपल वाले क्वेश्चन किए रूट 5 रूट 2, अब थोड़ा सा प्लस माइनस वाले कर लेते हैं ताकि उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लिया एक्सरसाइज 1.2 का, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अच्छा, ये जो हमने प्रूव किया था ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अब क्या करना है।
अब ना अपना प्रार्थना करना कि एक्चुअली में ना आपको स्कूल में या बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे समझ दे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसमें कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताती हूँ कैसे। स्टार्टिंग तो वही रहेगी, ठीक है। हम इसको अज्यूम करेंगे रैशनल नंबर p/q फॉर्म, ये पूरा स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा बेटा, हाँ p/q फॉर्म, ठीक है। इज इक्वल्स टू p/q फॉर्म वेयर p and q are co-primes and the HCF of p and q is equals to 1, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो q is not equals to 0, ये सेम कंडीशन सब में आएगी आएगी। इतना हो गया अभी, ओके। सो देयरफॉर अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग? नहीं, स्क्वायरिंग नहीं करनी है अभी। देखो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ तो थोड़ा सा खुला खुला पता चले। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में जो रूट होता है ना उसको अकेला करना है, बस और कुछ नहीं। अब इसको अकेला करने के लिए इसके आसपास के साथियों को राइट साइड में मूव कर देना है। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाली चीज़ को शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू p/q। ये 3 यहाँ पे आया तो प्लस का हो गया माइनस। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो √5 के साथ 2 है उसको नीचे ले लेना है। अच्छा, उसके पहले इसको एलसीएम करके ठीक कर लेते हैं, रुकना। 2√5 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, p - 3q होल अपॉन q आ गया, ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ा सा ठीक लगे और तो कुछ नहीं है। अब ये 2 को जो है वो यहाँ से हटा देना तो नीचे की तरफ आएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में डिवाइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू p - 3q अपॉन 2, ठीक है। अब देखो बेसिकली p और q को प्राइम्स है, को प्राइम तो करेंगे नंबर है। अब वो नंबर्स को हम क्या समझते हैं, इंटीजर समझते हैं, है ना। तो p और q क्या है, एक्चुअली दे आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली रैशनल नंबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर √5 इज इरेशनल, ये इरेशनल फैक्ट वो तो पता ही है अपने को। एंड p - 3q अपॉन 2q, ठीक है। ये q आएगा ना यहाँ पर, इज रैशनल। अब मेरे को बताओ, इरेशनल और रैशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बट रैशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू द इरेशनल नंबर, वो तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब कि 3 + 2√5 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट ये है कि √5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। और ये तो सारी की सारी p और q तो हम लोगों ने अज्यूम किया ना, तो हम खुद को डाउट में डालेंगे, हम बोलेंगे हम गलत हैं आप सही हो। तो 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1/√2 इज इरेशनल, वो प्रूव करना है, ठीक है। टॉपिक वही चल रहा है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। तो 1/√2 जो है वो इरेशनल, वो प्रूव करना है। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि इरेशनल है ये। अब आपको क्लियर तो हो चुका होगा, सारे स्टेटमेंट्स एंड द फॉर्मेट सेम है। आप स्टेटमेंट्स थोड़ा अपना खुद का बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डिट्टो जो मैं लिख रही हूँ या आपको जो स्कूल में, इंश्योर आपको बताना है कि हम गलत है आप सही है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम 1/√2 इज रैशनल, वो रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p and q आर co-primes, co-prime इंटीजर्स लिख दो, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर HCF ऑफ p and q इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो देयरफॉर अब दोबारा इसको नीचे ले लिया, 1/√2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, q को यहाँ ले लेते हैं, p और √2 को वहाँ ले लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू √2 इंटू पी। ठीक है, अब √2 को अकेला करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अपन P को नीचे ले लेते हैं। तो Q अपॉन P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब Q और P क्या है, ये तो कोप्राइम इंटीजर्स है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा रैशनल। हेयर Q अपॉन P इज रैशनल बट √2 इज नॉट रैशनल, या √2 इज इरेशनल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो रैशनल नहीं है, सो देयरफॉर our assumption is false and 1/√2 is irrational। देखो है ना आसान। ठीक है, मैंने कहा था ना ये वाले सम्स आए तो ज़्यादा इजी, क्योंकि इतना कुछ करने की ज़रूरत है ना, स्क्वायर करने की ज़रूरत है ना, पुटिंग सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं, बस सिंपल सिंपल मिलकर लिख के छोड़ देना है अपने को। तो ऐसे वाले क्वेश्चन उल्टा ज़्यादा आसान है, ये वाले क्वेश्चन देख के अपन डर जाते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन आए ना तो समझ लो कि आपको फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें कटिंग के चांसेस ही नहीं होते हैं। चलिए आपके ही टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 7√5। शुरू करें, सेम ही है। लेट्स अज्यूम 7√5 इज rational number, so therefore 7√5 is equals to P by Q, where Q is not equals to 0. P and Q are coprime integers, so therefore their HCF is 1। ठीक है, एज इट इज़ अभी तो आपको रट चुका होगा ना, ये बस ऐसे लिखते जाना है। ओके, सो 7√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। मैंने कहा था रूट्स को अकेला कर देना, तो अब रूट के यहाँ पे 7 है तो उसको नीचे ले लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन 7Q, दैट्स इट। क्या लिखेंगे, हेयर P अपॉन 7Q इज रैशनल बट √5 इज इरेशनल। ओके, एंड हमें पता है कि रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा इरेशनल नंबर के, सो देयरफॉर our assumption is false, 7√5 is irrational। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ अब इस तरीके से? बस इस तरीके से आपको सम्स जो है वो कंप्लीट करने। तो मेरे अद्भुत बैच के बच्चों, कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा, समझ आया? वेल, इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर आप रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ये जो पूरा वीडियो सीरीज़ है आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। एंड जब साथ में रहेंगे, बोले सबका साथ सबका विकास, तो बस हम सबको एक साथ मिलके विकास करना है, मतलब कि हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों, एंड मिलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कोई और सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर को कवर करेंगे। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं 1 शॉट वीडियो ही प्रोवाइड कर लूँ आपको, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बट अगर चैप्टर लंबा हुआ तो इट टेक्स टाइम, तो डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर। बट आई ट्राई कि 1 शॉट वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे दूँ चैप्टर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।